हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग दा के एंग्री वाले फेस से होती है। दा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने अभी तक उसका काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। इसी वजह से वो सबको चिल्ला रही होती है कि मुझे काम परफेक्ट और जल्दी चाहिए। थिप भी वहाँ पर आ जाता है। तवत गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर थिप कहता है कि मैंने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले लिया है, मुझे दा ने ही इन्वाइट किया है। दा फौरन बिना पढ़े लिखे पेपर पे साइन कर देती है। जहाँ अभी वो कह रही थी कि उसके पास बहुत सारे काम है, वो सारे काम को छोड़ करके और एक बार फिर से चली जाती है थिप के साथ। ये सब देख करके तो टोटली शॉक था तवत कि ये सब हो क्या रहा है। अगले सीन में नापा को दिखाया जाता है। नापा अब जबकि हॉस्पिटलाइज थी तो यहाँ पर ग्रिड उसके लिए फिश लेकर आता है और कहता है, जब तक तुम्हारी फ्यूचर नहीं मिलती है तब तक इसे फिश से काम चला लो, हो सकता है ये तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब जब नापा स्माइल करना स्टार्ट करती है तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है दा, और दा के साथ आता है थिप, जिसे देख करके नापा हाइपर हो जाती है। अब यहाँ पर दा को दिखाया जाता है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है ताकि नापा किसी भी तरह थिप को अपने माइंड से भी निकाल सके और दिल से भी निकाल सके। जब तक थिप उसके माइंड और दिलो दिमाग में रहेगा तब तक नापा की कंडीशन ठीक नहीं हो सकती है। इसी वजह से वो जानबूझ करके थिप को लेकर आई हुई थी और वो नापा के सामने ऐसा प्रोटेंड करती है मानो वो थिप को कितना ज़्यादा लाइक करती है और उसे टीज भी करती है कि थिप अगर तुम्हें नहीं मिला तो इसका मतलब तुम छोटे बच्चों की तरह जिद करोगी और सुसाइड करने की कोशिश करोगी, तो इसका मतलब क्या तुम्हें थिप मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, थिप मेरा था, है और रहेगा। तुम दूर रहो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी होगी लेकिन अभी तक जिंदा हो। खैर कोई बात नहीं, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, बाय बाय बोल करके चली जाती है, जिसकी वजह से नापा गुस्से में फिश टैंक तोड़ देती है। मॉम आती है और उन्हें मालूम पड़ता है क्रिट के थ्रू कि यहाँ पर दा और थिप आए थे, जिसकी वजह से नापा की ये सिचुएशन हो गई। अगले सीन में करण क्वान के घर पर पहुंचा हुआ था। क्वान का कहना था कि उसके हस्बैंड पीटर ने उसे बहुत ज़्यादा मारा है, इसी वजह से उसने हेल्प के लिए करण को वहाँ पर बुलाया है। वो इतनी ज़्यादा वीक दिख रही होती है कि सडनली गिरने लगती है, लेकिन करण जैसे तैसा करके हैंडल करता है। करण जब क्वान की चोटें देखता है और उन चोटों से ब्लड निकल रहा था तब यहाँ पर करण उसकी केयरिंग करते हुए कहता है, क्वान तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें अच्छा ही सजेस्ट करूंगा, तुम्हें इस तरह पीटर की मार खाने की जरूरत नहीं है। तुम पीटर के खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती हो? जिस पर क्वान डरने का नाटक करने लगती है और कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, प्लीज तुम्हें मेरी कुछ हेल्प करो ना। लेकिन एक्चुअल में क्वान की स्माइल से समझ में आ रहा था कि उसने कुछ न कुछ तो जरूर प्लानिंग की है, तभी तो वहाँ पर उसने करण को इन्वाइट किया है, वो भी रात में। रात काफी हो चुकी थी, करण अभी तक घर वापस नहीं आया था, इसी वजह से दा बहुत ज्यादा परेशान थी। वो देखती है कि तवत तो सामने से आ रहा है लेकिन करण को ना देख करके उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो तवत से करण के बारे में पूछे। इसी वजह से जब सर्वेंट वहाँ से जाने लगती है तो वो सर्वेंट से कहती है, घर के सारे लोग आ गए हैं, जा करके गेट बंद कर दो। जिस पर उसे मालूम पड़ता है कि करण तो आया ही नहीं है। एक्चुअली उसे तो पहले से मालूम था। वो पूछना चाह रही थी तवत से कि करण कहाँ पर है। तवत को सुनाने लगती है और इन शॉर्ट में वो मैसेज देना चाह रही होती है करण को कि ये घर है, सही टाइम पर आना चाहिए, अदरवाइज गेट जल्दी बंद हो जाएगा। एक्चुअली वो तो यहाँ पर ऐसा प्रोटेंड कर रही थी कि मानो वो बहुत ज़्यादा सख्त है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अंदर से करण के लिए फिक्रमंद थी और करण अभी तक नहीं आया था, तो इसी वजह से वो तवत के थ्रू करण को ये मैसेज पहुंचाना चाह रही थी कि घर सही टाइम पर आओ। सर्वेंट तवत से कहती है, सर क्या मैं गेट को लॉक कर दूँ? जिस पर तवत कहता है, मैम का ऑर्डर है, लॉक कर दो, देखते हैं क्या होता है। करण जब घर वापस आने लगता है, क्वान उसे रोकती है लेकिन नाकाम रहती है, तो वो उस दिन की वीडियो करण के सामने शो कर देती है जिस दिन दा पीटर से मिलने के लिए गई थी। वो भी उसके हाथ में 2-2 बियर की बोतल भी थी। अब यहाँ पर वो उसे दा के खिलाफ भड़काने लगती है कि ये देखो किस टाइप की लड़की है, तुम्हारे होते हुए भी उसे दूसरे लड़कों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन करण बहुत ही ज़्यादा कूल रहता है, इसी वजह से वो अपनी वाइफ का सपोर्ट लेता है कि ज़रूर तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दा ऐसी लड़की नहीं है। करण के जाने के बाद थी कमरे से बाहर आता है। एक्चुअली थी भी उसी कमरे में था और वो भी कैमरा लेकर के रेडी था। एक्चुअली इन दोनों की प्लानिंग थी कि करण और क्वान की एक साथ वीडियो बनाएंगे और वो लोगों को शो करेंगे ताकि फ्यूचर में करण किसी भी तरह क्वान से शादी करने पर मजबूर हो जाए। खैर यहाँ पर प्लानिंग अब नाकाम रहती है, इसी वजह से थी क्वान पर भड़का हुआ था। दा अभी तक सोई हुई नहीं थी, वो करण का वेट कर रही होती है। तब वो अपने बॉडी पर क्रीम अप्लाई करने लगती है। अब वो क्रीम अप्लाई कर रही होती है तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है करण की। करण को देख करके वो उसे कहती है, क्यों आज डोर से आने की क्या ज़रूरत थी? उस दिन तो
बड़े टार्जन बन रहे थे, विंडो से आए, अभी क्यों नहीं आए? करण उसे क्रीम लगाते हुए देखता है तो कहता है, इतनी रात गए क्रीम श्रीम लगा करके कहाँ जा रही हो? किससे मिलने की प्लानिंग है? क्या पीटर से मिलने जा रही हो, या यूँ कहूँ कि थिप से मिलने के लिए जा रही हो? बताओ तो सही, किससे मिलने के लिए जा रही हो? या फिर से कुछ ऐसा सीन क्रिएट करना है कि मतलब पीटर के लिए 2-2 वाइन लेकर के जाना है, उसके साथ इंजॉयमेंट करना है? अब यहाँ पर दोनों के बीच में इसी बात को लेकर के बहस हो जाती है। दा कहती है, सच में तुम पर ट्रस्ट करना सबसे बड़ी गलती है। करण दा से गुस्से में कहता है, पीटर जो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानता था, उसने फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पता नहीं तुमने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उसने मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और वो भी इतना बड़ा अमाउंट। सच सच बताओ क्या चल रहा है? जिस पर दा कहती है, ये मेरी लाइफ है, मैं जिस तरह से जीना चाहूँ मैं जी सकती हूँ। जिस पर करण कहता है, आखिर मैं भी तो तुम्हें डिफरेंस बता सकता हूँ ना कि हस्बैंड और अदर मैंस में क्या फ़र्क है। और ये कहते हुए वो एक बार फिर से दा के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, मैं डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वो बाहर वाला है, तो बताना तो ज़रूरी है ना। और ये कहते हुए वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। दा रोई जा रही होती है, वो करण से कहती है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। अब दा कंटिन्यूअस रोई जा रही होती है, जिसकी वजह से करण को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि वो इस टाइप का मैन तो नहीं है। अब जबकि करण बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, तो वो अपना गुस्सा निकालने के चक्कर में दा को बहुत कुछ सुना देता है और खुद तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेचारी दा अब उसके माइंड में वही सारी बातें चलने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वेडिंग की सारी फ़ोटोज़ को देखती रहती है और कहने लगती है, सच में ये एक फोर्स मैरिज है, मैं इसके रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ। इतना तो मुझे मालूम पड़ गया कि करण अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो हो सकता है वो मेरी बातों को सुनता, मुझ पर ट्रस्ट करता, लेकिन शायद मैं गलत हूँ। करण भी उन्हीं लोगों में से है जिसे सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस से मतलब है। करण गुस्से में अपने घर वापस आ जाता है। डैड देखते हैं, करण तुम अकेले आए, मेरी बहू दा कहाँ है? उसे साथ नहीं लाए। करण झूठ बोल देता है, डैड एक्चुअली दा की थोड़ी सी तबीयत खराब है, सोचा उसे बाद में लेकर के जाऊँगा, बस इसी वजह से छोड़ दिया। जिस पर डैड कहते हैं, मुझे क्या बच्चा समझ के रखा है? तुम्हारे फेस से ही समझ में आ रहा है तुम दोनों में ज़रूर झगड़ा हुआ है। देखो तुम मेरे बेटे हो, मैं इतना जानता हूँ, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा समझदार है। हर किसी की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन प्यार कम नहीं होता। अब तुम ही देख लो, तुम्हारी मॉम के ना रहने पर ये घर कितना सुनसान हो गया था, लेकिन जब से दा आई, उसके आने की वजह से इस घर में एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा घर भर गया है खुशियों से। मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कि तुम्हें दा को इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसकी मुसीबत के वक्त तुम्हें उससे पीछे छुड़वाना चाहिए। बाकी तुम समझदार हो, आगे समझ सकते हो। उसी टाइम दिखाया जाता है, करण अपनी टाई लेकर के पहुंच जाता है दा के घर पर, और वो दा के कमरे में जाता है, डार्लिंग वेयर आर यू? मैं तुमसे टाई बंधवाने के लिए आया हूँ। लेकिन दा नहीं मिलती है। कहाँ से मिलेगी दा अपने रूम में, जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ी है। मॉर्निंग वॉक करते करते वो थक जाती है और एक साइड पे बैठ जाती है। तब उसे नैनी की बातें याद आती है। दा और करण के फाइटिंग के बाद जब करण वापस अपने घर चला जाता है, तब नैनी दा के रूम में आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो करण के साथ इस तरह से बिहेवियर मत करे, बिकॉज वो उसका हस्बैंड है। जिस पर दा कहती है, करण भी उन्हीं लोगों की तरह है जिस तरह बाकी लोग हैं, बस उन्हें पैसे और प्रॉपर्टी से मतलब है। जिस पर नैनी उसे समझाती है कि मैंने देखा है करण को, मेरा तजर्बा कहता है करण वैसा नहीं है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। इसी वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज भी दिखाई दे रही होती है। क्रिट भी दा के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला हुआ था। वो दा को वाटर बोतल देता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रही हो। अगर कोई ऐसी बात है जो शेयर करने से तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाए तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकती हो। दा बताती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर लाइफ में कभी ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और नापा के बारे में यहाँ पर बातें होती है, लेकिन कोई था जो दा पर नज़र रखे हुआ था। दा के वहाँ पर आने पर वो नाइफ निकाल लेता है और दा पर सीधा अटैक करने लगता है। तब वहाँ पर क्रिट आता है दा की जान बचाने के लिए, जिस पर वो पर्सन कहता है, अगर ज़रा भी आए ना आगे तो याद रखना इस प्यारी सी लड़की को मैं जान से मार दूंगा। क्रिट उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा तो काम डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तब वहाँ पर दा को ढूंढते ढूंढते करण भी पहुँच जाता है। करण अपनी रॉयल वॉच निकालता है और उसे कहता है, ये लोगे, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना, ठीक है मैं इसे हवा में उछाल रहा हूँ, 1 2 3 बोल करके उसके बाद तुम कैच कर लेना। वो पर्सन बोलता है ओके। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है करण 1 2 3 काउंट करता है और उसके बाद उस वॉच को हवा में उछाल देता है। जब तक वॉच उस बंदे के हाथ में जाती, करण उसे पैरों से मार करके गिरा देता है और दा को भी सेव कर लेता है। लेकिन जब वो उस बंदे से फाइट कर रहा था तो उसे कट भी लग जाता है। खैर वो बंदे की पिटाई अच्छे से होती है, करण उसकी काफ़ी अच्छे से धुलाई करता है, जिसकी वजह से उसे भागना पड़ता है अपनी जान बचा करके। अब यहाँ पर दा को दिखाया जाता है, वो करण की केयरिंग तो करती है, लेकिन दिखावा वो क्रिट के साथ कर रही थी। क्रिट तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना?
देखूं ज़रा कहीं कट तो नहीं लगा। जिस पर करण कहता है जिसे कट लगा है उसकी तो कोई केयरिंग हो ही नहीं रही है, जो सही सलामत है उसकी केयरिंग की जा रही है। दा नोटिस करती है कि करण चाह रहा है कि दा उसकी कंडीशन के बारे में पता करे और उसके लिए थोड़ा सा अफसोस करे, लेकिन दा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। वो तो क्रिट के बारे में ही बात करती है। उसके अगले सीन में जिसने दा पर अटैक किया था वो अपने बॉस के पास कॉल करता है। वो बॉस कोई और नहीं, नापा की मॉम रहती है। नापा की मॉम ने उसे हायर किया था दा को जान से मार देने के लिए, और दा की जान बच गई है इस बात पर वो गुस्सा कर रही थी। वहाँ पर कुआन भी आ जाती है नापा से मिलने के लिए, तब वो देख लेती है। उसके बाद वो वीडियो बनाने स्टार्ट करती है और नापा की मॉम की सारी वीडियो बना लेती है कि किस तरह दा को मारने के लिए उसने किसी बंदे को हायर किया। और वीडियो बनाने के बाद वो स्माइल करने लगती है कि चलो हमारे ग्रुप में कोई नया मेंबर भी इंटर करने वाला है, इसकी तैयारी मैं खुद ही ज़रा कर दूँ। अगले सीन में करण, दा और क्रिट तीनों पुलिस स्टेशन पहुँचे हुए थे उस अटैकर की कंप्लेन करने के लिए। करण किसी भी तरह ये चाह रहा था कि दा उसकी चोट पर ज़रा मलहम लगाए। इसी वजह से वो अपनी वॉच को देखते हुए कहता है थैंक गॉड ये मेरी रॉयल वॉच को कुछ भी नहीं हुआ, अदरवाइज पता नहीं मुझे कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता। दा भी चुप बैठने वालों में से नहीं रहती है। आफ्टर ऑल वाइफ किसकी है? करण की ही है। वो करण से कहने लगती है देखो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉच की पड़ी है, बाकी किसी बंदे की जान चले जाए इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। पुलिस स्टेशन से वापस जाते वक्त दा आगे निकल जाती है। करण उसे फॉलो करता है। क्रिट उसे रोक लेता है। तुम्हें दा को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, उसका पीछा छोड़ दो। करण को गुस्सा आ जाता है। वो क्रिट से कहता है दा मेरी वाइफ है और मुझे नहीं लगता है कि बाहर वालों को हस्बैंड वाइफ के मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए। जिस पर क्रिट कहता है तुम जैसे अगर हस्बैंड हो ना तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, तुमने दा को बिल्कुल भी नहीं समझा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। करण को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्या सच में वो दा को नहीं समझ पा रहा है। आगे वो बहुत ज़्यादा अपसेट बैठा हुआ रहता है और चोट को टच कर रहा होता है, उसे पेन हो रहा था। तब वहाँ पर दा की एंट्री होती है जो कि ऑइंटमेंट लेकर आई हुई रहती है। वो करण से कहती है लो इसे अपनी चोट पर लगा लो, अदरवाइज पेन बहुत ज़्यादा होगा। जिस पर करण कहता है ऑइंटमेंट लेकर आ गई हो तो अब थोड़ा लगा भी दो, देखो इस वजह से बोल रहा हूँ मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं लगा नहीं पाऊँगा, इसी वजह से थोड़ा लगा दो। करण को अब यहाँ पर दा बड़े ही प्यार से ऑइंटमेंट लगा रही होती है। दा तो बस ऑइंटमेंट लगा रही होती है लेकिन करण तो उसे देखे जा रहा होता है। दा कहती है इस तरह से क्या मेरे फेस को देख रहे हो? करण कहता है बस इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि तुम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। अगर मुझे मालूम पड़े कि मुझे मार खाने के बाद ऑइंटमेंट तुम्हारे हाथों से लगवाना है तो ऐसी मार तो मैं बार बार खाता रहूँगा। खैर अब बताओ तुम मेरी केयरिंग करने के लिए यहाँ पर क्यों आई हो? वैसे तो बड़ा शो कर रही थी कि तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है, लेकिन अब देखो। खैर कोई बात नहीं, अब तुमने ऑइंटमेंट लाया तो मुझे बदले में थैंक्स बोलना चाहिए कहकर वो किस कर लेता है।